सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान में किसी ऐसी कंपनी जो कभी हुकूमत के जेर इंतजाम चलती रही हो, उसकी प्राइवेटाइजेशन का भयानक नतीजा देखना हो तो के इलेक्ट्रिक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसकी वजह अब सबके सामने आ चुकी है। एक नाम नहाद गैर मुल्की इन्वेस्टर जो अल जमी ग्रुप के नाम से कराची शहर के एक अहम तरीन इदारे के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। अकलियती ग्रुप अल जमी ने अपने कब्जे और मनफी हथकंडों से के इलेक्ट्रिक, SECP, नेपरा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ मुल्क के माशी हब कराची की सनतों, हर कारखाने, बाजार और हर घर को भी यरगमाल बनाया हुआ है। के होल्डिंग्स लिमिटेड के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड ने अब अपने दूसरे खत में के इलेक्ट्रिक पर काबिज अल जमी ग्रुप की हठधर्मी को रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स के आगे मजीद बेनकाब कर दिया है। जहां केमन आइलैंड की अदालतों के फैसले कैसी मैकडोनल्ड और के होल्डिंग्स के दावों की तस्दीक करते हुए नजर आते हैं। के इलेक्ट्रिक पर काबिज अल जमी ग्रुप की हकीकत क्या है? इनकशाफात का सिलसिला शुरू होता है 21 नवंबर 2025 से, जब एक खत में कैसी मैकडोनल्ड जो के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर होल्डर के होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर हैं, उन्होंने 21 नवंबर के अपने पहले खत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुखातिब किया। इस खत में उन्होंने बताया कि के इलेक्ट्रिक के इंतजामी बोर्ड पर काबिज अल जमी ग्रुप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खाली होने वाली नशिस्तों पर इलेक्शंस नहीं होने दे रहा है और के इलेक्ट्रिक का बोर्ड अपनी 3 साल की मुद्दत मुकम्मल कर चुका है। अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ना हो तो यूं समझ लें कि कंपनी बिना किसी मकसद के आगे बढ़ रही है। इस तरह की कंपनी कस्टमर्स के लिए न सिर्फ मुश्किलात पैदा करने का एक जरिया बन सकती है, बल्कि इस तरह की किसी कंपनी का अगर कस्टमर के साथ कोई तनाज़े हो जाए तो कस्टमर की शिकायत पर कंपनी कस्टमर की सुने बगैर सिर्फ अपने फैसले थोपने की बात करेगी। और ये हम सब ने के इलेक्ट्रिक के कस्टमर होने के नाते किसी न किसी तौर पर ज़ाती एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। और अब ऐसी ही सूरत हाल का इस वक्त सामना कर रहे हैं मुल्क के वो बड़े बड़े इदारे जिनका नाम हम में से अब हर कोई जानता ही है, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, SECP और नेपरा। अब वो किस तरह, ये हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक पर काबिज ग्रुप अल जमी को ये खास महारत हासिल है कि वो कई 100 अरब की सब्सिडी डकार जाए, SECP पर सिंध हाई कोर्ट पे मुकदमे करे, नेपरा के टैरिफ कम करने के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दे, कोई साबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी करप्शन पर से पर्दा उठाए तो उसको अदालतों में घसीटे, और तो और अगर अक्सरियती शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी नुमाइंदगी चाहें तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क अदालतों में स्टे ऑर्डर और मुकदमे चलाए जाएं। और इस सब के लिए वकीलों पर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक पर अल जमी ग्रुप का कब्जा इस लिहाज से भी साबित है कि अल जमी के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 18% शेयर्स हैं और अल जमी के साथ डेनिम लिमिटेड के पास सिर्फ 12%। यूं इस ग्रुप के कुल शेयर्स 30% हुए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस वक्त कंपनी CEO मोनिस अलवी का ताल्लुक भी इसी ग्रुप से है। के इलेक्ट्रिक के कुल शेयर्स की तकसीम अगर देखी जाए तो इसका हिसाब कुछ इस तरह से है। 30% शेयर्स अकलियती ग्रुप यानी अल जमी के पास हैं, अक्सरियती ग्रुप के होल्डिंग्स के पास तकरीबन 35.7% शेयर्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान के पास 24% शेयर्स हैं और बाकी रह जाने वाले तकरीबन 10.3% शेयर्स मार्केट और छोटे शेयर होल्डर्स के पास हैं। अक्सरियती शेयर होल्डर्स के होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड ने 21 नवंबर को SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लिखे गए अपने खत में शिकायत की थी कि उनकी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नुमाइंदगी दी जाए, और जो बोर्ड 29 जुलाई 2025 को अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। इस मकसद के लिए दोनों रेगुलेटर्स अपने कवानीन को सामने रखते हुए इलेक्शंस करवाएं, लेकिन अल जमी ग्रुप की हठधर्मी की वजह से अब तक इलेक्शंस मुमकिन नहीं हो सके हैं। इस बारे में वफाकी वजीर तवानाई OS लगारी भी अपनी तशवीश का इजहार करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने इस बारे में क्या गुफ्तगू, ये मुलाहिजा कीजिएगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि SECP के लॉज के मुताबिक एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी अपनी बोर्ड के इलेक्शन सही वक्त पे करवाए। भाई ये हुकूमत की कंपनी तो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की है ना। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को बोर्ड के इलेक्शन सही वक्त पे होने नहीं चाहिए। अगर किसी शेयर होल्डर का किसी दुनिया की किसी कोने के अंदर कोई इशू है आपस में, खुदा करे वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। हुकूमत का तो शौक नहीं है अपना CEO बिठाने का, हमें तो अपने अच्छे CEOs नहीं मिलते तो हम उनके लिए कहां से बिठाएंगे। इलेक्शंस के हवाले से हमने के इलेक्ट्रिक के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जावेद कुरैशी साहब से, जिन्होंने CEO की तकर्री और इलेक्शंस के हवाले से मीटिंग भी कॉल की थी, जब उनसे इस सिलसिले में बातचीत की तो उन्होंने कुछ नए ख्यालात का इजहार किया। के इलेक्ट्रिक में जल्द अज जल्द एक वर्किंग अरेंजमेंट बने। ये जो लड़ाई और फसाद और डिसएग्रीमेंट है
ये ख़त्म हो, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती जी जो अनरिजॉल्वेबल नहीं होती। कोर्ट ऑर्डर लिए हुए हैं, वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से वो मूव नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम कोर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ कैसे जाएं। वो भी एक है कि जी वो अगर हम कोर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाएं तो वो फिर लोग कहेंगे जी देखें इस मुल्क में तो कोई लॉ ही नहीं है, आपको स्टे ऑर्डर मिला हुआ था, आपने फिर भी ये किया वो किया। तो ये रेगुलेटर्स भी तो देखें ना, उन पे भी तो फिर एक अजीब सी सिचुएशन है ना। वो बेचारे करें तो गालियां खाएंगे, नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। गालबन 13 नवंबर वाला इजलास भी आप ही की कॉल पर आप ही ने कॉल किया था और उसमें भी वो कोरम पूरा नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हो सकी, सिर्फ 6 मिनट के बाद वो इजलास खत्म हो गया। तो ये बिहेवियर किस तरह का इतनी बड़ी कंपनी का जो नहीं, ये बिल्कुल जी ये सारे मसले हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ इश्यूज रिजॉल्व होंगे नेगोशिएशन से और डिस्कशन से। ये खुदा ना खास्ता ये कंपनी को मसले हो गए तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी कराची के लोगों को। अगर बिजली का मसला हो गया तो क्या करेंगे हम। रेगुलेटर्स जो के इलेक्ट्रिक के इलेक्शंस के हवाले से हिदायत जारी कर सकते हैं खामोश नजर आते हैं। एसईसीपी और स्टॉक एक्सचेंज इस हवाले से क्या कानूनी एक्शन ले सकते हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हाफिज एहसान अहमद की क्या राय है, ये भी आप सुनिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसके पास मल्टीपल पावर्स हैं, जिसके अंदर ये है कि वो सेक्शन 147A के नीचे जो है वो फोर्स कर सकती है कि आप अपनी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है आप उसे बुलाएं, उसे कन्वीन कर सकती है, अपने लोगों को भेज सकती है कि उस प्रोसेस के अंदर जाएं और उस चीज को इंश्योर करें कि ये सारी चीजें जो है डायरेक्टर्स के इलेक्शंस की उसको पूरी की जाए। दूसरा ये है कि सेक्शन 256 और 258 तक जो है वो एसईसीपी के पास पार है कि वो इंस्पेक्शंस कर सकती है, इंटरोगेशन कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और वो सारी चीजें कर सकती है कि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, या जिस तरह जो आपका लॉ है कंपनीज एक्ट 2017 जो है उसकी कौन सी प्रोविजन जो है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। और अब हालिया पेशरफ्त की तरफ चलें तो अक्सरियती शेयर होल्डर यानी केई होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड ने 5 दिसंबर 2025 को अपने दूसरे खत में एक मरतबा फिर एसईसीपी और स्टॉक एक्सचेंज को दोबारा मुखातिब किया है। और इस खत में उन्होंने मजीद ये बताया है कि सेज वेंचर्स ग्रुप लिमिटेड, जिसके मालिक शहरियार चिश्ती हैं, उन्होंने के इलेक्ट्रिक में शेयर साबका इन्वेस्टर से कानूनी और आज़ादाना तिजारती लेन देन के जरिए हासिल किए थे। खत में कैसी मैकडोनल्ड ने एसईसीपी के चेयरमैन आकिफ सईद और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन शमशाद अख्तर को तफसीलात बताते हुए कहा है कि सेज वेंचर्स ग्रुप ने अक्टूबर 2022 में केमन आइलैंड्स में अबराज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के ऑफिशियल लिक्विडेटर से अदालत की निगरानी में शेयर्स खरीदे, जिस पर अलजमी होल्डिंग कंपनी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप ने सिंध हाई कोर्ट में एक तरफा कार्रवाई की और सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया, जिसे बाद में केमन आइलैंड्स की ग्रैंड कोर्ट और अपील कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अपील कोर्ट ने 24 नवंबर 2025 के इसी हवाले से चलने वाले एक और केस का हवाला देते हुए अपने फैसले में लिखा कि अलजमी और डेनिम ने पहले अदालत में इस्तिगासा के सामने अचानक अपना मौक़िफ़ बदलकर एक बिल्कुल नया केस पेश किया था और अब वो दोबारा ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तरीका अपील के मुकदमात चलाने का सही तरीका नहीं है। अदालती फैसलों में इन सख्त अल्फाज से जाहिर होता है कि केमन आइलैंड की अदालत भी अलजमी ग्रुप को झूठे दावेदार के तौर पर तसव्वुर करती है। इसके साथ ही खत में मजीद एक केस का जिक्र किया गया है जिसमें केमन आइलैंड की ग्रैंड कोर्ट ने 28 नवंबर 2025 को एक फैसला दिया था, जिसमें अलजमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप और केई होल्डिंग्स के दरमियान एक मुकदमे का जिक्र है। अदालत ने अलजमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को हुक्म दिया कि वो तमाम दस्तावेजात फराम करें जो उन्होंने या उनके नुमाइंदों ने अप्रैल से जून 2023 के दौरान आरिफ नकवी के साथ की गई मुलाकातों या बातचीत के बारे में रखी हैं। ये गुफ्तगू KESP की कानूनी कार्रवाइयों के दिफा और बोर्ड के मेंबरान के इंतखाब से मुताल्लिक थी, ताकि सेज वेंचर्स ग्रुप लिमिटेड को रोकने की कोशिश की जा सके और सेज वेंचर के हुकूक पर असर डाला जा सके। केई होल्डिंग्स ने अदालत को ईमेल दिखाई जो मई 2023 में अलजमी के नुमाइंदों और आरिफ नकवी के दरमियान मुलाकातों का सबूत थी। अदालत ने कहा कि लगता है कि अलजमी और आरिफ नकवी सेज वेंचर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। आरिफ नकवी जो अबराज ग्रुप के जवाल के जिम्मेदार हैं और अमरीका हवालगी का इंतजार कर रहा है, उनका अलजमी के साथ ताल्लुक केई होल्डिंग्स के लिए बहुत तशवीशनाक है। यह बात के इलेक्ट्रिक के बोर्ड के लिए सख्त संजीदगी की हामिल है, क्योंकि ये सेज वेंचर ग्रुप लिमिटेड के खिलाफ एक साजिश हो सकती है जो कंपनी पर भी असर डालेगी। कैसी मैकडोनल्ड के खत में दोनों रेगुलेटरी इदारों के सरबराहान को मुखातिब करते हुए मजीद बताया गया है कि अलजमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को फौरन केमन आइलैंड्स की ग्रैंड कोर्ट के अहकामात की तामील के लिए सिंध हाई कोर्ट में इक़दामात करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते या जानबूझकर ताख़ीर करते हैं तो वो केमन आइलैंड की अदालत की तौहीन के मुर्तकिब होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। केमन आइलैंड की अदालतों और अपील
कोर्ट के फैसलों से ये वाज़ेह है कि अल-जमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की 2 सालों से जारी कानूनी लड़ाई और रुकावटें गलत साबित हुई हैं, जिसकी वजह से वक्त और पैसा ज़ाय हुआ है और के इलेक्ट्रिक और उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को नुकसान पहुंचा है। जब सिंध हाई कोर्ट के केसेस और अदालत की तरफ से SECP को दी जाने वाली हिदायत वापस ले ली जाएंगी तो के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी पूरी करके एक अहम इजलास बुलाना होगा ताकि नए बोर्ड के अरकान को मुंतखब किया जा सके। इसमें KE होल्डिंग्स की तरफ से नामजद अफराद को शामिल किया जाएगा, जैसा कि KESP शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में तय पाया है। KE होल्डिंग्स ने पहले ही शरियार चिश्ती और बाबर को बोर्ड के रुकन के तौर पर पेश किया था। ये दोनों पाकिस्तान के पावर सेक्टर में तजुर्बेकार हैं और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए काम करने के ख्वाह हैं। KE होल्डिंग्स के इलेक्ट्रिक को बतौर एक बेहतर कंपनी के इसको आगे बढ़ाने और कराची और पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए काम करने की ख्वाहिशमंद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के होंगे एक और अहम मौजू पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कीनू की एक्सपोर्ट्स का सीज़न अब शुरू हो चुका है और 1 दिसंबर से अब तक तकरीबन 6000 टन कीनू एक्सपोर्ट भी किए जा चुके हैं, जो खलीजी ममालिक, फिर श्रीलंका और चंद दीगर ममालिक को भी एक्सपोर्ट किए गए। फिलिपाइन भी इन ममालिक में शामिल है। अब पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने इस सीज़न के लिए जो टारगेट सेट किया है वो 3 लाख टन का एक्सपोर्ट टारगेट सेट किया गया। अभी कितना एम्बिशियस टारगेट है, जिससे तकरीबन $110 मिलियन की आमदनी भी मुतवक्को है। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में अगर हम ये परफॉर्मेंस देंगे कीनू की एक्सपोर्ट की, तो कीनू की एक्सपोर्ट तकरीबन 50% कम हुई हैं, क्योंकि इससे कबल कीनू की कुल एक्सपोर्ट्स अपने पीक पर 5,50,000 टन तक भी पहुंची हैं। और कम एक्सपोर्ट्स की बुनियादी वजह तहकीक व तरक्की की कमी और पुरानी कमज़ोर इकसाम पर इन्हिसार होना है, जो मौसमी तब्दीलियों और बीमारियों के मुकाबले में कमज़ोर प्रोडक्ट्स तस्वुर की जा रही हैं। अब इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ सरहद बंद होने की वजह से भी एक्सपोर्ट्स को इस वक्त शदीद धचका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान की कीनू एक्सपोर्ट्स का 60% से ज़ायद अफगानिस्तान को जाता है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया और रशिया को भी एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान के रास्ते से ही होती हैं, जो पाक अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से अब यह नुकसान बहरहाल पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। एक और काबिल जिक्र बात यह भी है कि अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किए जाने वाले कीनू B और C क्वालिटी के होते थे, जबकि A क्वालिटी वेस्ट एशिया और गल्फ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट्स में एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि ईरान के रास्ते से भी ट्रांजिट ट्रेड मुश्किल सूरत हाल में, लेकिन हालिया कुछ रियायत से एक्सपोर्ट्स मुमकिन हो सकी हैं। अब ये सूरत हाल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी में नुमाया कमजोरी भी जाहिर करती है, जिसने इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड पर कम तवज्जो दी है। फिर इस पर मजीद ये कि पाकिस्तान की कीनू की अक्सरियत वही 60 साल पुरानी किस्म है जो कम पैदावारी सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से मौजूदा पैदावार फी एकड़ कम होकर तकरीबन 6 टन ही रह गई है। मौसमी तब्दीलियों से फसल की कटाई के दौरान और फल की शेल्फ लाइफ में भी कमी हुई है, जिससे एक्सपोर्ट्स हमारी मुतासिर हो रही है। अब आलमी मार्केट में चाइना, मिस्र, ब्राज़ील और स्पेन जैसे ममालिक ने नई इक़साम मुतारिफ करवा दी हैं, जो पाकिस्तान के कीनू की कमज़ोर वैरायटी को बाआसानी टफ टाइम दे रहे हैं। अब इसका नतीजा निकला है कि कई कीनू प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो गए हैं और किसानों की कीनू की पैदावार में दिलचस्पी में भी कमी वाक़ई हुई। अब इस मसले का हल क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। असलम पगाली ने ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असलम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कुछ इंटरनल इशूज़ भी हैं, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं, इसको देखते हुए जो इस साल की पैदावार है और जो इस साल की परफॉर्मेंस है, वो कहाँ तक जा सकती है? 3 लाख टन का टारगेट हम हासिल कर सकेंगे? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और वेरी फ्रेंकली आपने बहुत ही ऐसा इशू पे ये प्रोग्राम किया है जो हम एज एसोसिएशन में आपको अपना जो ग्रीवेंसेस हैं वो बताना चाहूँगा। एक तो आपने जिक्र कर दिया कि हमारे पास जो वैरायटी है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है और इसको भी हम लेके चल रहे होते हैं। पहले ये होता था कि हम जब दिसंबर में एक्सपोर्ट स्टार्ट होती थी और सम टाइम जो है ना मार्च एंड नहीं बल्कि मई एंड तक जो है ना हम एक्सपोर्ट करते रहे। लेकिन अब हमारी इस कीनू की जो वैरायटी है उसकी शेल्फ लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हम बड़ी मुश्किल से जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक हम इसको एक्सपोर्ट कर पाते। अब आपने जैसे बताया कि 6000 टन अभी तक हमने एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इसकी 2 वजह है कि 6000 टन भी क्यों एक्सपोर्ट हुआ। इंडोनेशिया जो कंट्री है वो कोटा इशू करती है फ्रॉम जुलाई टू जून, जुलाई टू दिसंबर। तो पाकिस्तान के लिए जो कोटा इशू हुआ था जुलाई में वो एक्सपायर होगा दिसंबर में, यानी कि दिसंबर अराइवल चाहिए इंडोनेशिया के लिए। तो वो
उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये फार ईस्ट मार्केटों में हमारा किनुज गया। इसके अलावा श्रीलंका ने हम पे एक टैक्स लगाया था फरवरी 2025 में, उसको स्पेशल कम्युनिटी लेवी कहते हैं। और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करूँगा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम को, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को, हमारी जो मिशन है श्रीलंका में, उन्होंने काफ़ी काम किया। और यहाँ पे जो श्रीलंकन हाई कमिश्नर कॉन्सुलेट जो कराची में है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। और वो क्यों अंडर FTA था, तो वो लेटर ऑफ स्प्रिट FTA में कवर नहीं होता था और उन्होंने हम पे ये विड्रॉ किया, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी सी हुई है। वो भी 6000 टन होनी तो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन 6000 भी हम समझते हैं बहुत। अब मैं आता हूँ जो आपने बात की बाय रोड एक्सपोर्ट टू सेंट्रल एशियन कंट्री। देखिए, हमें अफ़गानिस्तान के ज़रिए हम एक्सपोर्ट करते थे। आपने कहा कि जो लो ग्रेड था, लो ग्रेड का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी या उसकी कॉस्मेटिक लुक नहीं है। लो ग्रेड का मतलब है जो साइज़ है। अच्छा। वो जो छोटे साइज़ थे वो वहाँ जो हम लोकल मार्केट में यानी डोमेस्टिकली भी हम उसको नहीं बेच पाते, तो वो वहाँ चला जाता था। फिर बड़ी मुश्किल से सर जोड़ के बैठे, क्योंकि हुकूमत के मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इनके अंदर भी इनके झेली इदारे, और उनको सबको लेके ना एक जगह जमा हुए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बड़ी मतलब जो मैकेनिज़्म बनाना था, क्योंकि जब तक सब साथ नहीं चलेंगे मैकेनिज़्म नहीं बनेगा। मैकेनिज़्म बन गया है और उम्मीद है, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट हजरात हैं ईरान में हो या चाहे पाकिस्तान में, उन्होंने देखा कि अभी हमारी मजबूरी है, जो फ्रेट इनलाइन फ्रेट जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने ट्रिपल कर दिया, डबल ट्रिपल कर दिया। अच्छा। अभी नेगोशिएशंस हो रही हैं। हमारे पास अपना एक ट्रांसपोर्ट है जो गवर्नमेंट का है, NLC, वो कोशिश कर रहे हैं NLC, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है इतने जो वो ले जा सके। एक और इशू आता है, जो ड्राइवर्स हजरात हैं उनके वीज़ा के भी मसले आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल, ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री मोफा जो है, उनको कहा गया है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ना कुछ ऐसा रास्ता निकल आए ताकि। लेकिन जैसे कीनू हमारा एक्सपायर है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ें होते होते जो है उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये शेल्फ लाइफ जो ये कम हो रही है, ये इसकी क्या वजह है? जो हमारे रिसर्च के इदारे बड़े बड़े बने हुए हैं गवर्नमेंट के अंडर में भी, वो काम नहीं कर रहे, बीच पर काम नहीं हो रहा, जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है उसको हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, सच्ची बात है कि उन पे हमें एतमाद नहीं है। इतने अरसे से काम, इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन बना हुए। एक सिट्रस रिसर्च सेंटर है सरगोदा में, वो हर साल हमें कहते हैं कि हम जो है आपको सीडलेस वैरायटी अगले साल देंगे। कोई 25 साल से मैं सुन रहा हूँ कि ये अगले साल हमें 25 सीडलेस वैरायटी कर ले रहे, 25 सालों से कह रहे हैं। हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं वही साहब भी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, और एक गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी काउंसिल टाइप का बनाया कि जिस किन्नू के ऊपर काम किया जाए। तो हमारी डिमांड एक ही थी, वही साहब ने एक ही डिमांड रखी थी कि हमें है ना प्रॉपर नर्सरी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नर्सरियाँ होनी चाहिए, और फॉरेन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को बुलाया जाए, ताकि जो है ना हमने कोई इनसे फ़ायदा उठा दे। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने जितनी तरक्की की है सिट्रस में, और पड़ोस में ईरान ने भी, किसी ज़माने में ईरान बहुत बड़ी क्वांटिटी, तकरीबन मुझे याद है 50 से 75 हज़ार टन हम एक्सपोर्ट किया करते थे। अब वो खुद एक्सपोर्टर हो गए, उन्होंने वैरायटियाँ डेवलप कर ली। इसी तरह चाइना जो है, हम जब दिसंबर में एक्सपोर्ट करते थे, तो चाइना जो है ना ऑलमोस्ट नवंबर या दिसंबर मिड में उनका सिट्रस ख़त्म हो जाता था। आज वो जो है वो मई जून जुलाई तक एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उनसे हमने फ़ायदा उठाना है, उनको लेके आना है। अब जैसे मोरक्को है, इजिप्ट है, उन्होंने भी मुख्तलिफ वेराइटियाँ और लेट वेराइटी जिसको कहें कि हम लेट तक एक्सपोर्ट कर,
वो लेके आ गए। तो हमारी डिमांड एक ही है कि को फॉरेन एक्सपर्ट बुलाया जाए। सही। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं कि क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद हुई है, बॉर्डर बंद है, तो इसका मतलब डोमेस्टिक मार्केट में तो इस वक्त बहुत सरप्लस होगा कि चूँकि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद लोकल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो नहीं डाउन हो पा रही हैं। बहुत हर साल हम देखते हैं कि नई से नई अपना ऑल टाइम एक फिगर बना रही होती हैं प्राइसेस, ये क्यों इतनी ज़्यादा फिर अप हुई हुई हैं? अभी आप ना किसी ठेले वाले को पूछोगे ना यार किन्नू इतना क्यों महंगा दे रहा है, तो बोलेगा बॉर्डर बंद है। पीछे से महंगा है, वो ये भी तो बता दो। वो बोले पीछे से महंगा है। ये काम है सिटी गवर्नमेंट का कि फ्रॉम फार्म टू टेबल हर कॉस्ट निकाल के वो रेट को वो करे रिटेल मार्केट में कि क्या होना चाहिए। अब जब भी देखें, अभी देखें हमारा बनाना भी बहुत एक्सपोर्ट होता था अफगानिस्तान। आपने अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में ही सुना कि इतने का डज़न 150 रुपये के 2 डज़न दे रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पेरिशेबल है, अगर उसने ना बेचा तो ठेला वाला बिक जाएगा, तो फेंकना ही पड़ेगा। किन्नू में ये फ़र्क है, किन्नू कुछ दिन रुक जाता है। इसी तरह सेब है, वो भी कुछ अरसे रुक जाता है। तो हर चीज़ की अपनी एक डायनेमिक्स है। तो सब रिटेल को प्राइस कंट्रोल करना, ये हमारी सिटी गवर्नमेंट जितनी भी हैं, शहर हैं, कमिश्नर साहब हो गए, डिप्टी कमिश्नर साहब हो गए, उनका काम है कि मेक श्योर करें कि रिटेल प्राइस जो है ना वो सही होनी चाहिए, सही अकॉर्डिंग टू मार्केट, होलसेल मार्केट में या फार्म लेवल पे क्या रेट है। इसके बाद अब 2-3 हाथ लगने के बाद ये रिटेल तक पहुंचती तो क्या रेट में होगा। अच्छा, जो रिसर्च में हम पीछे रह गए या हम वो इंटरनेशनल कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं अडॉप्ट कर सके, ये सिर्फ किन्नू के मामले में या दीगर सिट्रस और जो दीगर फ्रूट्स हैं उसमें भी या वेजिटेबल्स में भी यही मामला है? हम काफ़ी पीछे हैं। मामला तो ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको इतना बता दूँ कि अगर हिस्ट्री देखा जाए तो किन्नू आया था अमेरिका से हमारे पास, USDA वालों ने हमें दिया था आज से 60 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर। वो लेके आए थे, उन्होंने इसकी काश्त की थी और कामयाब हो गए। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज कोई हमें नहीं दे रहा। अब हमने जाना है उनसे लेने के लिए। जब तक हम वैरायटी चेंज नहीं करेंगे, जब तक ऐसी वैरायटी नहीं वो करें कि जो लंबे अरसे तक चले। तो असल में इसके लिए गवर्नमेंट का कॉपरेशन भी ज़रूरी है, बिजनेस टू बिजनेस डील के जरिए भी प्राइवेट सेक्टर इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। गवर्नमेंट के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना। इसकी वजह है कि आप कोई भी नई चीज़ एग्रीकल्चर में लेके आते हैं तो पहले तो ये है कि उसके ऊपर काम किया जाता है कि क्या ये डिजीज़ फ्री होगी, क्या हमारे क्लाइमेट को क्लाइमेटाइज कर सकेगी, ये चीज़ें देखनी होगी। तो जाके जो है, तो जब गवर्नमेंट के इदारे ही इतने उससे काम नहीं करेंगे, रिलेक्टेंटली उनको समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। यानी हमारी जो असल मसला है वो प्रोडक्शन का नहीं है, क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का असल मसला है कि अब शेल्फ लाइफ हमारी कम से कम होती जा रही है। आप देखें ना अभी एक्सपेक्टेड 2.7 मिलियन टन किन्नू हमारा प्रोडक्शन है इस साल की एस्टिमेटेड। अब जब कोई भी क्रॉप है, किसी भी जो ज़्यादा क्रॉप बड़ी होगी ना, और इस टोटल प्रोडक्शन का हम बमुश्किल 10 या 12% ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं, इससे भी कम। मुश्किल 10%, बमुश्किल। और जब इसमें ये इंटरनल कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है, कभी उनकी अपनी डिमांड होती है पेट्रोल प्राइस में अपना शेयर बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए, ये किस हद तक इफेक्ट करती हैं? और अभी मौजूदा हालात भी कुछ ऐसे ही हैं? ऐसे ही है बहुत। अभी बहुत देखें ना, अभी हमारा आलू और किन्नू ये आता है पंजाब से, रास्ते में गाड़ियाँ आ रही हैं, रीफर कंटेनर है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है। अब कहीं रुक गई गाड़ियाँ तो कंसाइनमेंट तो गई। तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से रिक्वेस्ट करूँगा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को, हम भी एसोसिएशन चलाते हैं, इनसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो गाड़ियाँ रास्ते में हैं, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, उनको जो है ना टर्मिनल में एक्सेस दिया जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना अगर एक्सपोर्टर नुकसान करेगा बहुत ज़्यादा तो अल्टीमेटली ये नुकसान सब पे शेयर हो जाता है। फिर वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी कुछ ना कुछ शेयर होगा लॉस। इसी तरह क्लियरिंग एजेंटों पे, इसी तरह शिपिंग लाइन के ये बहुत बड़ा लॉस होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया हसन पगाली साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन। मैं गुफ्तगू आपने नाज़रीन सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। चाइना की कंपनी हैवी जोहांग एनर्जी टेक्नोलॉजी ग्रुप पाकिस्तान में एक बड़े सोलर पैनल बनाने वाले प्लांट के क़याम का इरादा रखती है और इस मंसूबे के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए 6000 एकड़ ज़मीन और दीगर मराद की पेशकश भी की है। अब इस सिलसिले में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स भी काबिल ज़िक्र हैं जहाँ 10 साल की इनकम टैक्स छूट भी दी जाती है। और इससे कबल चाइना ने मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे ही प्लांट्स लगाए थे, जिनमें म्यांमार में भी सोलर पैनल्स बनाने में चीन ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिससे वहाँ तवानाई के बहरान को कम करने में मदद मिली। चीन की कंपनीज म्यांमार में सोलर बिजली के बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ छोटे देही सोलर निज़ाम भी चला रही हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में लगाए जाने वाले प्लांट से चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का मकसद पाकिस्तान की लोकल मार्केट को सोलर पैनल्स की फराहमी के साथ साथ प्लांट से होने वाली पैदावार को दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट करना है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा और साथ ही साथ पाकिस्तान में बढ़ती हुई ग्रीन और सस्ती एनर्जी की ज़रूरत को भी इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से हासिल किया जाना है। अब यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत IPPs के साथ महंगे मुआहिदों की वजह से इस कशमकश में है कि इस महंगी बिजली पैदा की जाने वाली जो बिजली है इसको सस्ता किस तरह किया जाए। बहरहाल चाइना की कंपनीज़ की पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट से हुकूमती पॉलिसीज़ का झुकाव अब सोलर एनर्जी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की तरफ शिफ्ट होता हुआ महसूस किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ ये बात भी है कि इस वक्त खित्ते में अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान में सबसे कम यानी 19% पर है। चीनी सरमायाकारी से लगने वाले सोलर प्लांट्स जहां मुल्की ज़रूरत को पूरा करेंगे, वहां मुल्की ज़रूरत से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने वाले पैनल्स को दीगर ममालिक में पाकिस्तान के कम टैरिफ का इस्तेमाल करते हुए एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे जहां एक तरफ पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा होगा तो दूसरी तरफ चाइनीज़ कंपनीज़ भी लो टैरिफ रेट का भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। इस पूरी सूरत पर हम बात करेंगे। मुसा साहब चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। तो वक्का साहब, अब ये सोलर सेक्टर में इस वक्त चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट का आना, एक बड़ी कंपनी यहाँ पर आए और प्लांट लगाए और यहीं पर फिर सोलर पैनल्स बनाए जाएं, तो ये ख़ासतौर पर सोलर इंडस्ट्री के लिए कैसी खबर है, चाइना से इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आना? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त जो है दुनिया की टॉप सोलर मार्केट्स में आता है। आप समझ लें कि पिछले 2 साल से हम टॉप 10 टॉप 20 मार्केट्स में दुनिया के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान सोलर की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं सबके लिए एक पोटेंशियल मार्केट है। हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा जिस तरह का हमारा एनर्जी सेक्टर है और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एरिया है किसी भी सोलर कंपनी के लिए पाकिस्तान की मार्केट। तो इसको देखते हुए अगर हम देखते हैं कि चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट्स कर रही हैं और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली एक खुशाइंद बात है। इससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जहाँ पे हमने इम्पोर्ट करने हैं सोलर पैनल्स, तो जो हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो उसमें हमारी लोकल असेंबली से जो वैल्यू ऐड हो सकती है, दैट्स डेफिनेटली समथिंग जो कि हमें वेलकम करना चाहिए और इसको हमें एक पॉजिटिव साइन के तौर पे देखना चाहिए और इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छी बात ही है डेफिनेटली। तो वक्का साहब, इससे हमारी एक्सपोर्ट्स में किस हद तक इजाफा हो सकता है? जो डोमेस्टिक इस वक्त रेट्स हैं हमारे, वो कितने इस वक्त डाउन हो सकते हैं? और जो ज़ाहिर है चूँकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो फॉरेन इन्वेस्टर को थोड़ा इंसेंटिवाइज़ भी किया जाता है। जो टैक्सेस इस वक्त पाकिस्तान में या पाकिस्तानी कंपनीज़ पर मौजूद हैं उसके मुकाबले में उन्हें अगर थोड़ी सहूलियात ज़्यादा मिलती हैं, तो इस वक्त क्या सोच है ओवरऑल इस सेक्टर में एक्सपर्ट्स की? सोलर का जो सेक्टर है वैसे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, यानी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। नॉट ओनली पाकिस्तान में बल्कि आप समझ लें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है इसमें कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई है। प्राइसेस के ऊपर एग्रेसिव से मतलब ये है कि नीचे की तरफ कंपटीशन की वजह से लोकल मार्केट में भी, खासकर इस साल अगर हम देखें तो इस साल जो है इंपोर्ट्स ज़्यादा रही हैं, लोकल डिमांड थोड़ी डाउन रही है, जिसकी वजह से मार्केट में स्टॉक ज़्यादा है, तो प्राइसेस डाउनवर्ड साइड पे हैं। इस टाइम पे अगर कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट तो करना पड़ेगा, चाहे वो टैक्स रिलीफ के फॉर्म में हो, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स हॉलीडे या इस तरह की कोई चीज़, या फिर कुछ हद तक GST में रिलीफ अगर वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फॉर एग्जांपल लैंड प्रोवाइड करना है कोई इस तरह की चीज़, तो कोई ना कोई रिलीफ तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है ताकि एक इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर को इनकरेज किया जाए कि वो लोकल की तरफ आए। दूसरा आई थिंक इसमें हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि अगर हम इस इंडस्ट्री को देखें तो हमने इस तरह से देखना है कि इसका आगे जाके एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या होगा।
पाकिस्तान की जो मार्केट है वो डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, 10 गीगावाट से लेके 15 गीगावाट पर ईयर की मार्केट है। हो सकता है आगे बढ़ के ये थोड़ी और बड़े 20 गीगावाट तक आ जाए। तो डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन फैसिलिटी किस साइज की लगती है और किस टारगेट पे आती है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कितना जो है वो लोकल मार्केट को कवर कर सकेगी। और साथ साथ बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो कि दुनिया में इस वक्त जिस तरह से सोलर फैल रहा है, तो पाकिस्तान एक तरह से सबसे आगे है। बहुत सारे ममालिक में हम आगे हैं, इवन बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जैसे ही हैं। फॉर एग्जांपल आप अफ्रीका में अगर कोई भी मुल्क उठा लें, इवन साउथ एशिया में भी ले लें, कुछ अरब ममालिक भी ले लें, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरह के हैं। वहाँ पे भी सोलर का फैलाव बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सोलर की डिप्लॉयमेंट होगी मूविंग फॉरवर्ड, चाहे वो घरों पे हो, चाहे वो ट्यूबवेल्स के लिए हो, पीने के पानी के लिए हो, फार्म्स में हो, बहुत जगहों पे सोलर की डिप्लॉयमेंट होनी है। तो इस मार्केट में एक एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो भी इंसेंटिव्स होंगे उनको इस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाए और एक्सपोर्ट की तरफ जाते जाएं, तो उसके साथ साथ हम इंसेंटिव्स को भी इस तरह से यूटिलाइज करें कि ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर आता है उसको शुरू से एक आइडिया हो कि एक तो उसने पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करना है और उससे लोकल मार्केट में प्राइसेस को बेहतर करना है जहां कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्होंने एक्सपोर्ट की तरफ भी एक ध्यान रखना है कि 5 साल में या 7 साल में एक्सपोर्ट का काम भी शुरू हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये एक पोटेंशियल है। दुनिया भर में सोलर जिस तरह लग रहा है और लगता रहेगा, और बहुत सारे ममालिक और हैं जो पीछे हैं वो आगे जाके कैचअप करेंगे, तो उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के लिए। सिर्फ एक नहीं, इंशाल्लाह बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे सेटअप करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो साहब, ये बाहर से अगर मैन्युफैक्चरर्स आते हैं तो जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके स्किल्स को इन्हेंस करने में क्या इससे मदद मिल सकेगी? चूंकि ज़ाहिर है अगर टेक्नोलॉजी को हम देखें तो चाइना और दीगर ममालिक बहुत पहले इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, हम अभी भी उसमें थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में, तो हमारे यहाँ का स्किल सेट इससे बेहतर होगा मैन्युफैक्चरिंग का? जी बिल्कुल होगा। अगेन इस पे प्लानिंग ज़रूरी है अच्छी, और स्ट्रैटेजी अभी से बनानी ज़रूरी है, और उसको आगे 3 साल 5 साल 10 साल की एक होराइजन पे देखना ज़रूरी है। लेकिन आप देखें कि सोलर पैनल की जो इंडस्ट्री है ना, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। यानी जितनी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट में एडवांटेज आएगा। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जो बाहर से आते हैं, तो क्योंकि बड़ी साइज की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके अपने पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो एक कॉस्ट एडवांटेज के साथ भी आएंगे, और साथ साथ उससे हमारे प्लेयर्स को सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पे किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो एक तो वो जेवीज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप में भी, बट इसके अलावा जो दूसरे लोकल प्लेयर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको एक एक्सेस टू मैन पावर मिलेगा, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नजर आएगा, एक्सेस टू लेटेस्ट ट्रेंड्स नजर आएगा। हो सकता है कुछ R&D वगैरह की साइड पे भी चीजें हो जिससे फायदा होगा। तो इन चीजों को अगर तो स्मार्टली इस्तेमाल किया तो हम फायदा उठा सकते हैं। अगर हमने इसको स्मार्ट तरीके से नहीं किया और उसको सिर्फ एक एज अ कमोडिटी एज अ प्रोडक्ट सिर्फ देखा, तो फिर ये होगा कि फिर वो इंटरनेशनल प्लेयर डोमिनेट करके जहां उसको मार्केट नजर आएगी वहां वो काम करेगा, और इस मार्केट को फिर वो एडवांटेज के तौर पे इस्तेमाल करेगा, जिस तरह कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज में भी होता रहा है, हमने देखा है। लेकिन अगर इसको स्मार्टली प्ले किया जाए तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल है चाइना के साथ मिलकर चलने का। स्पेशली चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग जो है वही है जो सबसे बड़े हैं, जहां पे वो नहीं पहुंच सकते किसी वजह से। मैं आपको अगर इसमें मिसाल दूं, इंडिया में कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ऑल्दो इंडिया में चाइना से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यानी इंडिया में चाइनीज़ पैनल्स के ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स कंपेटिटिव रहते हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत बड़ी हैं और उनको जो है वो यानी उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम उधर के जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऐसी मार्केट्स को टारगेट करते हैं जहां पे चाइना किसी वजह से एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यूरोप की मार्केट्स हो गई या यूएस की मार्केट्स हो गई जहां पे चाइना पे टैरिफ ज़्यादा होते हैं, तो उन मार्केट्स को वो अपनी प्रोडक्ट के थ्रू एड्रेस करता है या उसके थ्रू जो है उसका टैरिफ का फ़ायदा उठाता है कि जिसमें चाइना के ऊपर टैरिफ होता है बट इंडिया के ऊपर नहीं होता। तो इस तरह की अगर स्मार्ट तरीके से स्ट्रैटेजी की जाए तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री के लिए भी पोटेंशियल है, इसमें से सीखने का भी बहुत पोटेंशियल है और इसको आगे लेके चलने का भी पोटेंशियल है। तो वक़ा साहब, अब एक आम कंज्यूमर या कस्टमर का अभी भी जो एतमाद है वो ज़्यादा इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर ही होता है। अब ये अगर ये बड़ी कंपनियां और दीगर और कंपनीज आती हैं तो हमारे लोकल इन्वेस्टर प्रेशर कितना महसूस करेंगे? जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे, उनको भी फिर अपनी क्वालिटी को ज़ाहिर बढ़ाना पड़ेगा, जो पहले ही इस वक्त हमारी सोलर लोकल इंडस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ में। जी कुछ कह सकते हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक है ना, तो इतनी को बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं और चंद ही प्लांट्स लगे हुए हैं।
तो उनको आप कह सकते हैं कि यानी उनको शायद ग्रो करने में मुश्किलात आएंगी इसकी वजह से, लेकिन अगेन उसको जिस तरह होता है ना कि जो एक लोकल प्लेयर होता है वो अपनी मार्केट को बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, पाकिस्तानी जो मार्केट है यहाँ पे रूरल एरियाज में यानी गांव वगैरह में काफ़ी ज़्यादा सोलर पैनल्स लगते हैं और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें छोटे साइज़ के सोलर पैनल्स लगाने होते हैं, 150 वाट के 200 वाट के छोटे पैनल्स जो होते हैं, जबकि आमतौर पर जो बड़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका ज़्यादा फोकस होता है बड़ी साइज़ के सोलर पैनल्स पे जो बड़े प्रोजेक्ट्स पे लगते हैं। तो ऑल्दो अंडरलाइंग इक्विपमेंट तो चीज तो वही है, सोलर पैनल्स ही हैं, लेकिन उनकी साइज का फर्क है, उनकी एप्लीकेशन का फर्क है। तो जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं अगर वो अपने आप को ज्यादा गेयर अप करें, और ऑलरेडी नजर भी आता है कुछ लोकल प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि ये छोटी साइज के सोलर पैनल 200 वाट के 150 वाट के इस तरह के जो सोलर पैनल्स बनाते हैं, जो कि जिस तरह आपका अगर छोटा सा पंप हो 0.25 HP का या 1 HP का पंप हो, जिससे ड्रिंकिंग वाटर पानी ने जो ग्राउंड वाटर निकाल के जिससे पीने का पानी, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान में आप किसी भी सूबे में चले जाएं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, केपी हो, उधर जो है बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पीने का पानी अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो उन जगहों पे ये छोटे पंप लगा के बहुत सारी एनजीओज हैं जो इस तरह के काम करते हैं। खासकर अगर आप ये सिंध में थरपारकर वगैरह देख लें, केपी में कुछ एरियाज हैं, साउथ पंजाब में देख लें, तो वहाँ पे एनजीओज इस तरह काम करते हैं जिसमें छोटे छोटे पंप्स लगते हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बड़ी लोकल आइटम है। तो इसके ऊपर फिर लोकल मैन्युफैक्चरर को थोड़ा सा अपने आप को स्मार्टली खेलना पड़ेगा, उसको उन एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा जहाँ पे उसको, क्योंकि मार्केट की नॉलेज ज़्यादा अच्छी है, उसकी शायद डिस्ट्रीब्यूशन उन जगहों पे ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो उस तरह से अपने आप को बेहतर वो कर सकेंगे, अपनी प्रोडक्ट फिट बेहतर बना सकेंगे, और वहाँ पे वो इस बड़े प्लेयर से विन भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी एक लोकल नॉलेज होगी या लोकल स्ट्रेंथ होगी। तो इस तरह से फिर अगेन स्मार्टली खेलना पड़ेगा, चैलेंज लेना पड़ेगा, इसको एज ए चैलेंज लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकास मूसा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।